जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी एस्पिरेंट जो कि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, अब आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लगभग 4 महीने का समय बचा है। थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, बट ये मान के चलो कि लगभग 120 दिन अभी आपके पास है। अब जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, थोड़ी बहुत तैयारी जो कर रहे हैं, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी है, दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशियल टाइम ये होता है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली स्थिति आपकी होने वाली है। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका लक्ष्य भारतीय सेना के अंदर एक सैन्य अधिकारी बनना है, तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिटर्न की तैयारी करनी पड़ेगी। जब आप प्रॉपर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, तभी जाके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इस समय इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है केवल आपकी स्टडी। तो 4 महीनों के अंदर आपको किस तरीके से एनडीए का प्रिपरेशन करना है, आपका एक प्लान, आइडल प्लान बेसिकली क्या होना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना है, इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इन 120 दिनों को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया कि शुरुआत के 30 दिनों में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कि किन टॉपिक्स को पहले हाथ लगाना है। देखिए क्या होता है ना कि ये जो एग्जामिनेशन है एनडीए का, अब ये पहले की तरह नहीं रहा। लगातार आप देखेंगे कि जो लेवल का डिफिकल्टी का लेवल है बेसिकली, वो समय के साथ साथ लगभग बढ़ता जा रहा है। कट ऑफ के अंदर आपको बहुत मेजर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, बट डिफिकल्टी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब उस हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, और आपके दिमाग में कभी भी ये चीज नहीं आनी चाहिए कि मेरा जो लक्ष्य है वो केवल कट ऑफ को क्लियर करना है। कट ऑफ क्लियर करने से आप एनडीए के अंदर नहीं जा सकते। एनडीए के अंदर आपको जाना है तो आपके रिटर्न के साथ साथ एसएसबी के नंबर भी मैटर करेंगे, और आपका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आना चाहिए, तब जाके आप जो है फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर जा सकते हैं। अब देखिए, मैं हमेशा से एक चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि अगर आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपके अंदर 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज डिसिप्लिन, अनुशासन। ये सबसे बड़ी ताकत है इस अनुशासन के अंदर। आप अपने आप को अनुशासित रखिएगा इस पूरी जर्नी के अंदर, 4 महीने के अंदर। किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अपने आप को जब भी ये चीज लगता है कि नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, तो याद दिलाना कि आपने जर्नी शुरू क्यों की है। आपकी लाइफ का पर्पस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको अपने गोल से नहीं भटका सके। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डेडिकेशन एंड योर कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 4 से 5 दिन तैयारी करते हैं, बट उसके बाद हम अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते हैं। देखिए, मोटिवेशन जो है वो आपके लाइफ के पर्पस के अंदर होता है कि आपके लाइफ का गोल क्या है। आपका गोल इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप कभी उस चीज के लिए डिमोटिवेटेड फील ही नहीं करें। तो इन 4 महीनों के अंदर आपको डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन नंबर 1, दूसरा कंसिस्टेंसी। चाहे कोई भी दिन हो, संडे हो, सैटरडे हो, कोई अब रेस्ट लेने का समय नहीं बचा, बहुत रेस्ट ले लिया है। अब आपको 7 दिन पढ़ाई करनी है। चलिए हम बात करते हैं उन मेजर सब्जेक्ट के बारे में शुरुआत में, कि कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका 120 दिनों का शेड्यूल होना क्या चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको लगाना कैसे, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताऊंगा कि इस पूरी जर्नी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। और याद रखिएगा, अगेन मैं वही चीज बोलूंगा कि हम प्रैक्टिकल बात करने वाले। 120 दिनों के अंदर जो प्रैक्टिकली किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और मैं क्लियरली आपसे कह दूं कि इसमें बहुत मेहनत लगने वाली। मैं ये नहीं बताने वाला यहां पर कि 2 घंटे पढ़ाई करना तो हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप याद रखिएगा कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल करना बहुत 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 मुश्किल होता है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार है, आपके निश्चय में इतना दम है कि हाँ सर मैं कुछ भी कर सकता हूं, दैट डेफिनेटली एनडीए तो केवल एक एग्जामिनेशन है, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनडीए एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं, पहले इसके पैटर्न को समझिएगा। पैटर्न समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेजरली आपके 2 पेपर्स होते हैं, एक है आपका मैथमेटिक्स का पेपर, दूसरा है आपका जीएटी का पेपर। अब अपन नंबर कैलकुलेट करते हैं कि नंबर कितने आते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो ज्यादातर बच्चे इस पेपर के अंदर अटकते हैं। अब सब जानते हैं 300 नंबर का पेपर होगा ये आपका। कितने नंबर होंगे? 300 नंबर का पेपर आपका होता है मैथमेटिक्स का। और जीएटी के बारे में बात करूं मैं तो 600 नंबर का पेपर होता है। अब जीएटी के अंदर क्या, इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 100 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आ जाते हैं। अब टोटल मिला के ये 900 नंबर हो गए आपके। टोटल 900 नंबर है, और 900 नंबर का आपका होता है एसएसबी। अब ज्यादातर बच्चे, हम सब जानते हैं इस चीज को, इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स के अंदर मुझे प्रॉब्लम है। बट क्या होता है ना कि हम अपने उस ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में इस पे ध्यान नहीं देते। हमको लगता है हमारा जीएटी बहुत अच्छा, और मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। अरे सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना पड़ेगा मैथमेटिक्स का, ये समझ के चलिएगा। अगर मैथ्स कमजोर है तो इस पे ज्यादा ध्यान देना। ज्यादातर बच्चा इसी के कारण एनडीए क्रैक नहीं कर पाता है। मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। बात करेंगे अपन कि कौन से टॉपिक्स मेजर हैं,
किसको आपको सही तरीके से करना है। राज सर ने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है कि आपकी एनडीए की मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, उसको भी जाके देख लेना एक बार, क्योंकि चीजें देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स है ना, कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बट मैथ्स में क्या होता है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी बच्चे के पास नहीं होती, करना कैसे, किस तरीके से मुझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है। कई बार किसी क्वेश्चन या किसी चैप्टर को बच्चे ईगो पे ले लेते कि नहीं ये मुझे क्यों नहीं आ रहा, और एग्जाम के अंदर गड़बड़ कर देते। देखो एक चीज याद रखना, दोनों पेपर्स के बारे में मैं बात करूं, यहां पर जो एक क्वेश्चन है आप याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन आपको सेम नंबर देते हैं और जीएटी के सारे क्वेश्चंस आपको सेम नंबर देते हैं। तो किसी भी चीज में ये नहीं लेना कि साहब ये क्वेश्चन तो मुझे आना ही चाहिए था, ये कैसे नहीं आया। अब ये चीज याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के टाइम पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखती है, क्योंकि कई बच्चे जो अटकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो इसीलिए अटकते हैं कि सर टाइम नहीं मिला, सवाल तो आते थे बट टाइम नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिला सर? ऐसे टॉपिक पे किसी ऐसे सवाल पे हम लोग अटक गए थे जिसको देखकर लग रहा था कि मैं इसको कर सकता हूं और उस क्वेश्चन को मैंने ज्यादा टाइम दे दिया। तो इस बात को थोड़ा सा आपको हटा के अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। आगे बात अगर हम करें तो देखो 600 900। अब कट ऑफ के बारे में बात करो, देखो वैसे ही हालांकि मैं कट ऑफ पे बहुत बिलीव नहीं करता हूं कि केवल कट ऑफ करना हमारा लक्ष्य या कट ऑफ क्लियर करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, बट स्टिल क्या होता है ना कि कट ऑफ से एक अंदाजा लग जाता है कि मुझे नंबर कितने चाहिए। अब अगर आपको ये लगता है कि सर 900 में से जो कट ऑफ जा रहा होगा वो लगभग 450 नंबर जा रहा होगा, 50% जा रहा होगा, तो आप बिल्कुल गलत है। इतना कट ऑफ कभी नहीं जाता एनडीए का। आपको मेरी बात सुन के हैरानी हो रही होगी, मैं आपको पिछले 10 सालों के कट ऑफ दिखाता हूं। देखिए पिछले 5 सालों के लगभग कट ऑफ आप देखिएगा। 2023 की बात करें, एनडी 1 का जो कट ऑफ था वो 301 नंबर गया 900 में से। 900 में से केवल 301 जा रहा है, तो रिटर्न निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं एनडी 2 के, तो 292 एनडीए सेकंड का कट ऑफ जा रहा है। 2022 में 360 गया था, जो अभी तक मैक्सिमम माना जा रहा है इतने सालों के अंदर अपन देखें, और यहां पर आप देखो 316 गया। तो अब कट ऑफ के बारे में बात करो तो देखो 350 प्लस 10 आप इतना लेकर चल सकते हैं, लगभग मैक्सिमम 360 तक कट ऑफ यहां पर जा रहा है। अब कट ऑफ इतना जा रहा है तो आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए? देखो क्लियरली मैं बहुत बड़ी बात नहीं करने वाला हूं यहां पे, अपना लक्ष्य रखिएगा 600 प्लस, एटलीस्ट 600 प्लस का लक्ष्य रखिएगा। और यह अचीव करना बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि नहीं कर ही नहीं सकते, इंपॉसिबल है, इंपॉसिबल वाली बात नहीं है। ये लक्ष्य आपको 600 प्लस रखना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो एसएसबी के अंदर भी 900 में से नंबर आपको मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि एसएसबी के नंबर हमारे कम होते हैं, रिटर्न में अगर अच्छे नंबर है एसएसबी में कम आ गए ना, तो बिलीव मी आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाओगे। बट प्रॉब्लम यह है कि साहब हमारे यहाँ पर जो है हमने रिटर्न में भी कम नंबर लेकर आ गए और एसएसबी में नंबर लगभग सबको थोड़े बहुत एक जैसे ही मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते आप एसएसबी के अंदर, तो वहां फिर समस्या आ जाती। कट ऑफ जो है, जो रिटर्न है, वो आपके फाइनल सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको दिमाग में रखना। फिर भी देखो कट ऑफ को ध्यान में रखना कि लगभग 350 से 360 इसके आसपास कट ऑफ जाता है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि कम भी गया, देखो 301 गया है, 292 तक कट ऑफ यहां पर गया है। बट हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य कट ऑफ क्रैक करना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि बस कट ऑफ क्लियर हो जाए। बेटा मेरी बात मानना, कट ऑफ क्रैक करके फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। बच्चा एसएसबी में रिकमेंड हो जाता है, फिर भी फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें नाम नहीं आता। क्यों? नंबर कम थे रिटर्न के अंदर, एसएसबी के अंदर नंबर ठीक ठाक आ गए, बट रिटर्न में इतने कम थे कि फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आ पाया। सीट्स कम होती है, 450 400 के बीच में लगभग इतनी सीट्स यहां पर रहती है, उसमें नाम आना ये बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है। तो आपको अपने आप को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और याद रखना कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, तो कट ऑफ सबके लिए यहां पर सेम होता है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसे मैं मानता हूं, दैट इज मैथमेटिक्स। देखिए मैथ्स के बारे में बात की जाए, 300 नंबर का मैथमेटिक्स का पेपर होता है। ये पिछले 2 सालों का जो पेपर है मैथ्स का, एनडीए 1 2024 के अंदर जो मैथमेटिक्स का पेपर था और एनडीए 2 उसका एनालिसिस आप देखिएगा। अब इन टॉपिक्स को आप देखेंगे ध्यान से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के 7 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन के 12 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के 9 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आप देखिए यहां पर कि नेक्स्ट स्टैटिक्स के 7 क्वेश्चन देखने को मिले और प्रोबेबिलिटी के आपको 11 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले एनडीए 1 के अंदर। पहले देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें एनडीए 2 के मैथमेटिक्स के बारे में, तो टिग्नो के 3 क्वेश्चन यहां पर दिख रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के 2 हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के 4 क्वेश्चन देखने को मिले, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 7 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेशन के 9 सवाल यहां पर देखने को मिले। 9 सवाल बहुत बड़ी बात होती है। फैक्टर्स के आप देखो यहां पर 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, सेट्स रिलेशन फंक्शंस के 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब ये मैथमेटिक्स को तैयार कैसे करना है हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने वेटेज देख लिया। देखो एक ही चीज मैथमेटिक्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताऊंगा आपको,
कि अलजेब्रा को मिस मत करना। अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनडीए के अंदर, अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कुछ भी करना है अलजेब्रा का बिल्कुल भी मिस मत करना। दूसरी बात, 11th 12th एनसीईआरटी हर सवाल तुमको आना चाहिए। 11th 12th एनसीईआरटी के बेसिकली वो टॉपिक्स जो कि कॉमन है एनडीए के अंदर, हर सवाल तुमको आना चाहिए। इवन जो पीछे सवाल देकर रखे वो सवाल भी आना चाहिए, जो एग्जाम्पल्स के अंदर सवाल देकर रखे वो भी आना चाहिए एनडीए के अंदर। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, एनडीए के अंदर कई बार मैथ्स में एक्सैक्ट सवाल आ जाते हैं एग्जाम्पल वाले। तो ये चीज याद रखना है कि मैथमेटिक्स के लिए अपने माइंड को इस तरीके से तैयार करना है कि मुझे 11th 12th एनसीईआरटी करके जाना ही है। और बेसिकली कौन सा टॉपिक करना है जो कि दोनों के अंदर कॉमन है। इसके बाद जो बेसिक टॉपिक्स है अलजेब्रा करके जाना। अलजेब्रा नहीं करके जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी के देखो सवाल आसान होते हैं और क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं कई बार। तो बेसिकली वो टॉपिक्स सबसे पहले इस चीज को इंश्योर करो कि मैं वो टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लूं जो कि आसान भी और जो मेरे स्कोरिंग टॉपिक्स है। एक देखिए, अब यहां पर आप देखिएगा, एक असेसमेंट के हिसाब से चीज है, वेटेज के बारे में अपन बात करें कि अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा एनडीए मैथमेटिक्स के हिसाब से। अब देखो अलजेब्रा के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स आते हैं। अलजेब्रा में सर कौन से टॉपिक्स करें, अब देखो मैं इसको और डिटेल के अंदर बताता हूं। अलजेब्रा के अंदर क्या है ना, आप सबसे पहले करिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सबसे पहले कर लो। क्यों? आसान है। आसान टॉपिक पहले करने का फायदा क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज से मैंने तैयारी करी, आज से तैयारी करती मैंने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया साहब कि मेरे को फिर समझ ही नहीं आ रहा, सेट थ्योरी मैंने उठा ली। सेट थ्योरी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती, कुछ को आसान लगती, कुछ को डिफिकल्ट लगती है। तो पहले ऐसा टॉपिक उठाओ जिसका वेटेज ज्यादा है और जो आसान है। स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा हमको, बिकॉज सबसे पहला लक्ष्य हमारा है कि मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसा स्कोर क्रिएट कर लेना जो कि सेफ स्कोर है। मैथ्स में अगर एग्रीगेट नहीं निकाल पाए तो फिर आगे का तो तुम्हारा कोई मतलब है ही नहीं जीएटी का। दूसरी बात, फिर दूसरा जो इसी के अंदर अलजेब्रा के अंदर आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, दैट इज योर सीक्वेंस एंड सीरीज। आसान है, आसान टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक है, सवाल भी आते हैं इससे। इसको इंश्योर करो कि हाँ ये कर लिया। देखो ये टॉपिक्स किस लिए, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए टॉपिक्स है। याद रखिएगा ये टॉपिक्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और आपकी क्या मैथमेटिक्स के अंदर पकड़ मजबूत करवाएंगे। इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, किसी को डिफिकल्ट लग सकता है, किसी को इजी, बट ये करके जाइएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को भी मैं इसी के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं, ये आपको करके जाना है। अब इसके बाद दूसरा जो मेजर सब टॉपिक मैं मानता हूं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर मत करना। ट्रिग्नोजोमेट्री ऐसे टॉपिक्स है कि इसमें आपकी थ्योरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है सर कि बहुत मुश्किल नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री करना। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आ जाते हैं और आते ही है सवाल, तो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना बहुत मुश्किल यहां पर नहीं है। तो उन सवालों को सॉल्व करना है आपको। इसके अलावा एक ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, मैं टिप्स आपको देना चाहूंगा। एक शीट प्रिपेयर कर लेना, जितने भी फॉर्मूलाज है ना उनकी शीट्स को प्रिपेयर करके अपने दरवाजे पे या जहां पर भी आप स्टडी टेबल है, सारे कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट को लिखकर प्रॉपरली उनके जो फॉर्मूलाज है उनको लिख के कॉन्सेप्ट क्या है क्लियरिटी के साथ अपनी स्टडी टेबल के सामने रखना, आते जाते देखते जाना। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्योमेट्री अपन ने कर लिया, ट्रिग्नो कर लिया, अलजेब्रा कर लिया। ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है जो तुम्हारे बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा आप प्रोबेबिलिटी देख लो, प्रोबेबिलिटी बड़ा आसान होता है, उसको आप कर लो। सवाल ज्यादा आते, 11 सवाल पूछे गए। तो देखो पहले अपने को इंश्योर करना है कि ठीक है नंबर हम लेके आएंगे, पहले एटलीस्ट वो 25% वाला क्राइटेरिया तो मैं क्लियर कर लूं। दूसरी बात, मिस नहीं करना है किसी भी कीमत पे एनसीईआरटी, नेवर मिस इट, नहीं मिस करना। 11th 12th एनसीईआरटी करना ही है, याद रखो एग्जाम्पल के साथ करना है, जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो भी करना है। अब सर उसके बाद क्या करें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से करें, आर.एस. अग्रवाल द बेस्ट बुक। आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छी किताब है, आपको सर ने बताया भी होगा। आर.एस. अग्रवाल से ऑब्जेक्टिव सवाल लगाना, बेटा बनते सवाल वहां से आर.एस. अग्रवाल से ऑब्जेक्टिव लगाना। अब देखो शुरुआत में जब ऑब्जेक्टिव लगाओगे ना तो ज्यादा स्पीड पे ध्यान मत देना कि मेरा स्पीड आ जानी। पहले जो टारगेट है आपका दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अगर आ गई उसके बाद स्पीड मैटर करती है। अभी एक्यूरेसी नहीं आ रही, हम स्पीड के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, हम टिप्स लगाना शुरू करेंगे, हम ट्रिक्स के थ्रू हम करना शुरू कर देंगे। नहीं, देखो एक चीज मैं हमेशा बहुत बिलीव करता हूं इस बात पे, बेस तुम्हारा बहुत मजबूत होना चाहिए। बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी कोई ट्रिक काम नहीं आएगी ना तब उस सवाल को तुम्हारा जो फॉर्मूला, तुम्हारा जो बेस है ना, वो सवाल के सही सोल्यूशन को निकाल के लाके देगा। और सवाल कम से कम 15 ऐसे आएंगे जहां पर तुम्हारी कोई टिप्स, कोई ट्रिक काम आने वाली नहीं है। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू सॉल्व करना कम से कम 10 साल के, 10 इयर्स के सॉल्व करने ही हैं, याद रखिएगा। कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज एनी हाउ सॉल्व करने हैं आपको। अब कैसे करूं, क्या करूं, नहीं फर्क नहीं पड़ता, करने। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, सवाल रिपीट हो जाते हैं कई बार, 10 साल के पीवाईक्यू एनी हाउ करने ही हैं। तो ये चीज आपको मैथमेटिक्स के अंदर ध्यान रखना है, ये करना है। अब 120 दिन के अंदर क्या करना है उसके बारे में अपन आगे बात करने वाले, बट ये मेजर पॉइंट्स याद रखिएगा, ये चीज बहुत जरूरी। अब देखो थोड़ा सा अपन और बैक जाते हैं
मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिएगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा। देखो बहुत मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई करी तो आप ये कर सकते हैं, बट हाँ अलजेब्रा को मिस मत करना, अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी सवाल आ जाते कई बार इसके, और आसान टॉपिक से इनको करके जाएगा। बट मैं वही चीज पहले बोलूंगा कि पहले वो टॉपिक्स करना जो कि 11th और 12th आपके और एनडीए के अंदर कॉमन टॉपिक्स है। दूसरे टॉपिक्स वो करना है जिनका वेटेज काफी ज्यादा है, उसके बाद वो टॉपिक्स उठाना जो कि डिफिकल्ट हैं और जो आपके 11th 12th के अंदर नहीं थे। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। बच्चा क्या मिस्टेक करता है, मैं वो टॉपिक उठाऊंगा जो कि केवल एनडीए में आता है, जो कि डिफिकल्ट भी बहुत है, मैं शुरुआत ही उससे करता हूं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। समझो इस चीज को, है ना। कॉन्फिडेंस इस पूरी जर्नी में साइकोलॉजिकल गेम चलता है पूरा। साइकोलॉजिकली अगर तुम मजबूत हो तो तुम कर लोगे, नहीं हो तो तुम नहीं कर पाओगे। अब जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारे लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट है, दैट इज योर इंग्लिश, अंग्रेजी। अंग्रेजी काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके पहले मैथ्स की कुछ और टिप्स मैं आपको बता देता हूं कि क्या इस पूरी जर्नी के अंदर ध्यान रखना है। देखिए टिप्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स रखना है, हाँ ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पहले सवाल को बेस से सॉल्व करने की कोशिश करो, बेस जब क्लियर हो जाए उसके बाद उसमें ट्रिक्स लगाओ, टिप्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात याद रखिएगा, आपको क्यूब्स, स्क्वायर, डेसिमल्स के अंदर फॉर्म ये सब पता होने चाहिए। बच्चा इसमें बहुत अटकता है, सिंपल कैलकुलेशंस के अंदर अटक जाता है। स्क्वायर हो गया, क्यूब्स हो गया, इसको अभी से करना शुरू करो, ये तुम्हारे टाइम को कंज्यूम होने से बचाने वाला है, क्योंकि टाइम वहां बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसके बाद नोट्स बनाना ही हर बच्चे को, फॉर्मूलाज के और बेस के। मैंने बता दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री उसको तो बिल्कुल शीट के ऊपर लगा के सामने रख लो। इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूलाज बनाइए। फॉर्मूलाज जितने भी अप्लाई हो रहे हैं सारे फॉर्मूलाज आपके पास होने चाहिए। टिप्स लगा रहे हो, ट्रिक लगा रहे हो, वो बात ठीक है, फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, कई बार बच्चा कन्वर्ट करने के टाइम पे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, डेसिमल से बाइनरी सिस्टम के अंदर, बाइनरी से डेसिमल के अंदर। ये कन्वर्जन को थोड़ा मजबूत कर लेना, क्योंकि वहां पर इसी में बच्चे के 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कई बार कंफ्यूजन के अंदर। ये बात आप जानते हो अगर मॉक टेस्ट लगाएं तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रिग्नोमेट्री कैन बी ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी हो सकती है, ये मत सोचना ट्रिग्नोमेट्री आसान ही तो है, राइट एंगल क्या है बता तो दूंगा, नहीं, इट कैन बी ट्रिकी। ज्योमेट्री कैन बी ट्रिकी, कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इसमें बहुत जरूरी होती है। और इसमें सब्जेक्ट में क्या सबसे अच्छी बात यह है, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सवाल तुम बना ही दोगे। एनडीए में सवाल बहुत ऐसा नहीं आ रहा, सवाल बना ही दोगे। अब जेडब्ल्यू लेवल का नहीं आ रहा सवाल, बना ही दोगे सवाल आसानी से। तो ये छोटी सी बात याद रखना है। अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करें, दैट इज योर इंग्लिश। इंग्लिश 50 सवाल इंग्लिश के आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, कितने 200 नंबर का है आपका इंग्लिश। 200 नंबर, 300 का मैथ्स है तो अकेला 200 नंबर का तो इंग्लिश ही है। क्यों? क्योंकि जीएटी का जो पेपर उसमें एक सवाल 4 नंबर का आता है, इस बात को याद रखिएगा। मैथ्स का पेपर 300 नंबर दे रहा है, जीएटी 600 नंबर देके जाता है। इंग्लिश कई सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा फियर है, इंग्लिश समस्या आती है। इंग्लिश के पेपर के सिलेबस को ध्यान से देखो, पूरा खेल किसका चल रहा है, आपकी वोकैब का और रीडिंग स्किल का। पूरा इंग्लिश के पेपर को देख लेना, पूरा इंग्लिश पेपर देख लीजिए ध्यान से। पूरा जो खेल है 30 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वोकैब और रीडिंग स्किल के ऊपर आपका पूरा पेपर टिका हुआ है। उसके बाद आता है बेसिक ग्रामर, आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं मैटर करता है। अब इंग्लिश को तैयार कैसे करना है, इसको लेकर कई सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर अभी तैयारी में इंग्लिश की शुरुआत कैसे करूं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत बहुत कंफ्यूज मत होना इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश आसान है, देखो इंग्लिश सबको आती है, मैं ये समझता हूं इंग्लिश सबको आती। जो बच्चा इंग्लिश समझ सकता है दैट मींस उसको इंग्लिश आती है। प्रॉब्लम इंग्लिश के समझने में नहीं होती, प्रॉब्लम इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के अंदर होती है। यही प्रॉब्लम है, हाँ यही प्रॉब्लम होती है। बट जब हम एनडीए के इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपके बेसिक्स बड़े मजबूत होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पॉटिंग एरर्स पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा हम बात करें कि कॉम्प्रीहेंशन से सवाल आते हैं, ये सारी चीजें आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब इंग्लिश के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं 2 चीजें क्लियरली बोल चुका हूं। नंबर 1, आपकी रीडिंग स्किल बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीड करने की आदत डेवलप कीजिए। देखिए क्या होता है, जब आप रीडिंग करते हैं ना तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, स्पॉटिंग एरर्स के सवाल आते हैं जो बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगते हैं कि सर इसमें तो ग्रामर का रूल लगता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपकी रीडिंग स्किल अगर बहुत अच्छी है ना तो आपको धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको समझ में आता जाता है कि इस सेंटेंस के बाद ये टेंस आता है, इस तरीके से सेंटेंस के बाद ये एडजेक्टिव या एडवर्ब लगेगा। बट जब आप पेपर देने जाते हैं और पेपर के अंदर अगर आप किसी चीज को रीड करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली क्या होता है कि नहीं यार इस लाइन के अंदर कोई गड़बड़ है, बिकॉज आप उन चीजों को पहले पढ़ चुके हैं। उन कॉन्सेप्ट को भले ही आपने एक्जैक्टली ग्रामर के रूल से नहीं पढ़ा है, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड होती है। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंशन तो तुम रीडिंग से ही कर पाओगे। इसके अलावा आपके जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स है वो भी आपकी रीडिंग स्किल के द्वारा ही इंप्रूव होंगे।
आप मगब करो, बिल्कुल आप रटो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, बट नई चीजें आपको रीडिंग स्किल के द्वारा इंप्रूव होगी। ये चीज मैं क्लियरली कह रहा हूं। तुम रोज के 30 सेंटोनियम 30 सिनोनियम्स कर लो, अगले दिन तुम भूल जाओगे, अगले दिन नहीं बोले 7 दिन बाद भूल जाओगे। क्यों? बिकॉज आपने उसको यूज नहीं किया। उसको यूज करना जरूरी है, उसको एक बार कहीं ना कहीं पढ़ना जरूरी है, उसको सेंटेंस के फॉर्म में फ्रेम करना बड़ा जरूरी होता है। अगर सेंटेंस के फॉर्म में फ्रेम कर लिया तब वो चीज हमारी मेमोरी के अंदर रहती है, नहीं तो समस्या आ जाती है। तो चलिए इंग्लिश के अंदर हम पहले बात कर लें। देखिए इंग्लिश के अंदर अगर आप बात करें तो ऑर्डरिंग द वर्ड्स 5 सवाल, वर्ड क्लासेस 5, एंटोनियम्स, पैसेज, सिनोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीटिशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लॉज टेस्ट। इस तरीके से यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर टोटल 50 नंबर का आपका यहां पर पेपर हो रहा है। पैसेज के देखिए 5 सवाल यहां पर आते हैं। अब देखिए इंग्लिश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको इंप्रूव करना है, नंबर 1 इज योर रीडिंग स्किल। पहले हम रीडिंग स्किल के बारे में बात करने वाले, दैट इज वोकैब के बारे में बात करेंगे। वोकैब के लिए कम से कम आपको न्यूज़पेपर स्टडी करना है, कम से कम 30 मिनट्स। 1 घंटा कर सकते हैं बट कम से कम 30 मिनट्स कीजिए। दूसरी बात, आपको जो रीडिंग करनी है वो कम से कम टोटल 1 घंटे की होनी चाहिए। टोटल 1 घंटे कैसे करें सर? आई डोंट केयर, आप किसी भी नॉवल को पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी नॉवल को पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए 1 घंटा, कुछ भी कर सकते हैं आप। न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट पढ़िए, नॉवल अगर पढ़ रहे हैं तो उसको भी 30 मिनट दीजिए। मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम 1 घंटे आपको रीडिंग करनी ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। याद रखना बच्चा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रीडिंग स्किल का बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 1 घंटा कम से कम रीडिंग स्किल के, रीडिंग के लिए अपना 1 घंटा संजो के रखिएगा। 30 मिनट मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, 30 मिनट मैंने नॉवल पढ़ लिया। या अगर मुझे लगता है साहब कि 30 मिनट नॉवल मैं नहीं पढ़ सकता, तो 30 मिनट के लिए मैंने कुछ भी ऐसी चीज पढ़ी जो कि इंग्लिश के अंदर थी, कोई आर्टिकल पढ़ लिया। बट याद रखिएगा 30 मिनट कम से कम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग तो करना ही है। अब इसका फायदा क्या होता है? हालांकि आप सब जानते हैं कि सर नए वर्ड्स मिल जाते हैं, 25 से 30 नए वर्ड्स आपको रोज याद रखना पड़ेंगे। 25 से 30 सर ज्यादा होते हैं, 25 वर्ड्स तो करना पड़ेंगे, याद रखना पड़ेंगे। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि न्यूज़पेपर के अंदर एक्सैक्टली आप देखो एक हर लाइन के अंदर मार्क करो कि ये शब्द कौन सा है, ये शब्द कौन सा। अरे जो वर्ड लगता है कि ये शब्द मुझे कहीं दिखा नहीं, ये शब्द मेरे लिए डिफिकल्ट है, उसको निकाल के रख लो, उसका एंटोनियम देखो, उसको सिनोनिम्स देख लो, ये चीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा एंटोनियम सिनोनियम में सबसे बेहतरीन चीज ये होती है, अगर अपने पिछले 10 साल की भी अगर आपने लगा लिया ना तो भी आपका काम बन जाएगा। पिछले 10 साल के इंग्लिश के पेपर को देखो, पीवाईक्यूज को देखो, उसके अंदर जो भी सिनोनियम्स थे, एंटोनियम्स थे, उसको याद रखो, उसमें से भी बनते ही हैं। तो ये छोटी सी बात याद रखना है, बट कम से कम 25 से 30 शब्द करने पड़ेंगे। इसके अलावा एप्स का यूज करो। अब क्या है, कई बार बच्चा जानता है कि हम फोन पे कई बार टाइम बर्बाद करते हैं, कई बार टाइम बिताते हैं। कई सारे ऐप्स ऐसे आते हैं जो कि आपकी वोकैब को इंप्रूव करने के लिए वो सेंटेंस अरेंजमेंट के सवाल आपको देते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वे के अंदर वो आपकी वोकैब को इंप्रूव करवाते हैं। यूज दैट टेक्नोलॉजी, इसको यूज करो, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करने लगेगी आपके अंदर। इसके अलावा आप जो पास्ट में वोकैब्स आई हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पीवाईक्यूज 10 साल के आप देख सकते हैं, उसमें जो वोकैब दिया गया है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो स्टेप आता है दैट इज योर ग्रामर। ग्रामर को कैसे सर इंप्रूव करें? देखो बेसिक ग्रामर रूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा, एडवांस ग्रामर रूल के ऊपर मत जाना, पहले बेसिक पे फोकस करना। टेंस हो गए आपके, एडवर्ब्स हो गए, है ना, प्रीपोजिशंस यहां पर हो जाएंगे। आपके अलावा अगर हम बात करें प्रोनाउंस इसके अंदर आ जाएंगे। बेसिक ग्रामर रूल्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। बट देखो एक चीज मैं बता देता हूं, बड़ी ट्रिकी बात है और ये बच्चे समझते भी हैं। इंग्लिश का ऐसा है ना कि ग्रामर के रूल पढ़ने से सवाल सॉल्व होगा ही नहीं। आप ग्रामर के रूल्स रट के चले जाओ, जब आप देखोगे कहीं पर भी उस ग्रामर के रूल को अप्लाई करने की कोशिश करोगे, मान लो स्पॉटिंग एरर के अंदर आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, आपको केवल रूल मगअप है ना, आप कर ही नहीं सकते। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, रीडिंग स्किल तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, उसमें पूरा खेल लगता है प्रैक्टिस का। तो ये पॉइंट याद रखना कि जिस भी, जैसे मान लो कि आज आपने टेंस के ग्रामर्स के रूल्स कर लिए, आपने कल एडवर्ब्स के कर लिए, कम से कम 50 क्वेश्चन लगाना, हर टॉपिक के 50 ग्रामर के रूल्स के क्वेश्चंस लगाना, स्पॉटिंग एरर्स लगा लेना। इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाएगी, समझना इस छोटी सी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इस पे ध्यान नहीं देते। दूसरी बात आपको जो अपने दिमाग के अंदर रखना है कि कॉमनली मेड मिस्टेक्स जो ग्रामर के अंदर दी गई है, पीवाईक्यूज को आप देखेंगे तो आप एनालिसिस करेंगे कि यार ये मिस्टेक्स हर बार आती है, जो कॉमनली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है जो हर बार हर पेपर के अंदर आती जा रही, उनको आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कि यार ये चीज जो है ना, ये जो ग्रामर का रूल है ये हर बार आता है, ये ग्रामर का रूल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर, उसको आप नोट कर लो, उन सारे रूल्स को नोट कर लो, उनको सबसे पहले और उनको प्रायोरिटी के साथ उनको बहुत अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी लेकर आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ना। ग्रामर के अंदर आप ये चीज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, आप सब जानते हैं कि उसके भी सवाल आते हैं, कितने 5 सवाल लगभग आ रहे हैं, तो आपके यहां पर 20 नंबर उसके आ ही जाते हैं। और ये ऐसी चीज है
जो कि आपको PYQ से मिल जाएगी, इसके अलावा भी आपको नोट्स के अंदर दे दी जाती है, दानिश सर ने ऑब्वियसली पढ़ाई है आपको, और इसको भी आपको करना है। ये ऐसी चीजें जो आप कर दोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है, आता है तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इसको करके जाएगा। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता। ये सबसे ईजी मानता हूं मैं, सबसे ईजी है। सेंटेंस कंप्लीटेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर टिका हुआ है। 10 नंबर आपने सेंटेंस कंप्लीटेशन के कर दिया, आप देखो 40 नंबर यहां से हो गए आपके, है ना। ये 60 नंबर का आपने पूरा का पूरा जो पेपर था, 200 में से 60 तो आपके इन्हीं 2 टॉपिक से अचीव हो रहे हैं। तो समझो आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। तीसरी बात अगर हम करें इंग्लिश के अंदर ही, अगर मैं बात करूं तो फोकस करना है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स के ऊपर, इडियम्स एंड फ्रेजेस करके ही जाना। रोज करो, 10 से 15 रोज करने की कोशिश करो, आसान होते हैं। सिनोनियम एंटोनियम्स ये तो आपके हो ही जाएंगे। ग्रामर के साथ आपको वोकैब को इंप्रूव करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशंस एंड ग्रामर रूल्स, ये छोटी छोटी चीजें अगर आपने ध्यान रखी तो इंग्लिश में समस्या नहीं आती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंग्लिश के अंदर इस तरीके से प्रिपेयर करना है। बट देखो छोटी सी बात याद रखना कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान कई बार ऐसे दौर आएंगे जब लगेगा कि यार कैसे कर पाऊंगा मैं, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। स्टिक रहना। मैं क्या कह रहा हूं, इंग्लिश में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। इंग्लिश में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग अगर कर ली तो वोकैब इंप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली वोकैब भी इंप्रूव हो जाती है। दूसरी बात, सिनोनियम एंटोनियम्स पिछले PYQs के सबसे पहले लगाना, जो पिछले साल पूछे गए वो सबसे पहले लगाना, पिछले 10 साल के लगाना, सबसे पहले वो करना, उसके बाद नए वाले उठाना। ये नहीं कि पहले नए उठा लिए उनको छोड़ दिया, नहीं, प्रायोरिटी पहले उनको देना। तीसरी, ग्रामर के रूल्स। कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। कंजंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके रूल्स को पहले करना, उसके बाद आगे की चीजें आप करिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हम बात करें मैथमेटिक्स की, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो केवल वही है कि ग्रामर के रूल नहीं लगा देना या केवल रीडिंग नहीं करना, वो तो करेंगे, प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चंस कम से कम 20, 30, 40, अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाते जाएगा। चलिए अब हम अगले सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, बट हिस्ट्री के सवाल भी आ रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों के सवाल आते हैं। अब हिस्ट्री में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं मार्क करूं यहाँ पर, मौर्यन एम्पायर करके ही जाना है, गुप्ता एम्पायर करके जाएगा। गुप्ता एम्पायर में क्या, बुक्स करके जाना। जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों ने कौन कौन सी किताबें लिखी, वो बुक्स बिल्कुल करके जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेवेन्यू सिस्टम कौन सा, मुगल्स का, अकबर का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा तुगलक वाला जो एरा है, मोहम्मद बिन दयाम में बात करूं कि मोहम्मद तुगलक के बारे में बात कर रहा हूं, जब इब्न बतूता आए थे, इब्न बतूता का जो डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकली जो पोस्ट ऑफिस के बारे में उन्होंने बात करी, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, उनके डिस्क्रिप्शन से 2 से 3 साल से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखिएगा। गांधीयन एरा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत बेसिक सवाल आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, बहुत बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, ये स्कोरिंग चीजें। तो आपको हिस्ट्री के अंदर इन टॉपिक्स का ध्यान रखना है कि पहले प्रायोरिटी के साथ इनको करना है, बाद में बाकी भी कर सकते हैं, करना ही हालांकि, बट प्रायोरिटी के साथ पहले इन टॉपिक्स को करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगले आपकी आएगी, दैट इज योर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जी हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी आप सब जानते हैं, पूछी जाती है, सबसे ज्यादा वही पूछी जाती है। स्टैटिकल डेटा कई बार ज्योग्राफी के अंदर पूछ लिया जाता है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें आप, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर माउंटेन्स, रिवर्स, नेशनल पार्क, पॉपुलेशंस, इनका जो डेटा, स्टैटिकल डेटा है, उस पर आपको ध्यान देना है, यहां से सवाल आता है। और मेजरली अगर बात की जाए, नेशनल पार्क से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इजी सवाल भी आते हैं और कई बार सवाल डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, बट शुरुआत में इनको आपको प्रायोरिटी देना है। आगे हम बात करें दैट इज पॉलिटिकल साइंस। देखिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल आते हैं। नंबर 1 इज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कौन सी अनूठी विशेषता, सेलियंट फीचर्स यहां पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दैट इज योर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं हर बार एग्जाम में 1 या 2 अमेंडमेंट्स पूछे ही जा रहे हैं, ये आपको करना है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये टॉपिक तो ऐसा है कि गारंटी आना ही सवाल है, AGI से सवाल आना ही है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो ये टॉपिक्स पहले करो जिनसे सवाल आने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। उसके बाद अगर समय आपको लग रहा है कि हाँ सर मैं और डिटेल में भी करना चाहता हूं, तो आप बाकी सारे टॉपिक्स भी कर सकते हैं, बट सबसे पहले इन टॉपिक्स को आपको करना है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है, DPSP हो गया, प्रेम्बल हो गया, ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उससे भी सवाल आ सकते हैं, बट प्रायोरिटी इनको देना है। देखो मिस किसी को नहीं करना, पहले ये कर लेना, बाद में बाकी टॉपिक्स कर लीजिएगा। आगे हम बात करें, जो अगला सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स से सवालों का जो नंबर है वो कई बार कम भी आ जाता है, कई बार ज्यादा भी आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया से सवाल आना ही है।
पंचवर्षीय योजना है, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। प्लानिंग इन इंडिया से सवाल आएगा, प्लानिंग इन इंडिया को बहुत अच्छे से करो। नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स, जो मेजर कॉन्सेप्ट है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेजर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके, जीडीपी, जीएनपी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। यहां से बेसिक सवाल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जांपल की बात करें कि यहाँ पर कई बार आईएमएफ से सवाल पूछ लिए जाते हैं। आईएमएफ के अलावा याद रखना यूएन भी पढ़ लेना, यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर रहा हूं, वहां से भी सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि गवर्नमेंट के जो मेजर स्कीम्स हैं। अब मेजर स्कीम्स कौन सी है, देखो एक तो जो करंटली आ रही, बट एक जो बेसिक स्कीम्स है जो कि बहुत पहले से चल रही है, लाइक मनरेगा के बारे में अपन बात कर लें, तो ये स्कीम्स थोड़ा सा पढ़ के जाना, सवाल यहां से भी आ जाते हैं। और मनी के कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, हालांकि यहां से सवाल आने के चांसेस कम है, बट स्टिल एक बार आप देख के जाइएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट इज योर फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आपको याद रखना है मोशन, न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड एंड वेव्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स। याद रखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देना, न्यूमेरिकल्स आते हैं कई बार, बहुत आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दीजिएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। आगे अगर हम बात करें आपके बायोलॉजी की, बायोलॉजी में कॉमन डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल टिश्यूज के अंदर प्लांट एंड एनिमल्स, ये मेजर टॉपिक्स हैं। इनके सब टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, बट पहले आप इनको करिएगा, इन टॉपिक्स को निपटाइएगा, उसके बाद किसी आगे के टॉपिक के ऊपर जाएगा। लास्ट बट नॉट द सॉरी, केमिस्ट्री के बारे में पहले बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, इससे भी सवाल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, है ना। कॉमन कई बार फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं कि साहब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए, इससे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। कॉमन फॉर्मूलाज, कॉमन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यही चीजें सिंपल इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जिसके बारे में हमने बात करी, एसिड बेस्ड सॉल्ट, रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये की चीजें ऐसी है जिसको आपको प्रायोरिटी देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स के बारे में बात की जाए, एनडीए का जो करंट अफेयर्स है उसमें डिफेंस का रोल सबसे ज्यादा है। तो डिफेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, डिफेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले आपको उनको क्लियर करना है। डिफेंस की न्यूज को कवर करिएगा, और एक चीज याद रखना, 8 महीने का कवर करके जाना कम से कम। मैं तो बच्चों को बोलता हूं कि 10 से 12 महीने तक का कवर कर लो, बट कम से कम 8 महीने का कवर करके जाना। 6 महीने वाला देखो, 6 महीने वाला ठीक है, आता 6 से, बट अपने आप को थोड़ा सा क्या है कि सिक्योर करने के लिए 8 महीने का पढ़ के चले जाना, 2 महीने पहले का और देखना। तो प्रायोरिटी करंट अफेयर्स के अंदर देनी है आपको डिफेंस न्यूज को। डिफेंस की जो एक्सरसाइजेस हो रही है, हमारी जो एग्रीमेंट्स हुए, जो डील्स हुई है डिफेंस को लेकर, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है नेशनल न्यूज के ऊपर। जो भी नेशनल न्यूज आती है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, कोई नेशनल अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई ऐसी न्यूज नेशनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, इंटरनेशनल न्यूज थोड़ी सी कम आती है, नेशनल न्यूज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कोई डील करी है, कोई एग्रीमेंट करा है, कोई गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाली है, उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लास्ट में, इसको बहुत ध्यान मत देना, बुक्स देख लीजिएगा। बुक से सवाल आना, देखो सवाल तो आते हैं, एक आध आ जाता है कई बार, बट उस सवाल का हमसे बनना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी किताबें रिलीज होती है। बट स्टिल ट्राई कीजिएगा, जो बताया जा रहा है एटलीस्ट वो बुक्स कर लीजिएगा। अवार्ड्स याद रखना, अवार्ड्स आते ही हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अवार्ड्स तो आती हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, अवार्ड से सवाल पूछा ही जाएगा। तो अवार्ड्स थोड़ा सा याद रखना है कि जो अवार्ड्स हैं, अवार्ड से सवाल आ रहा है तो अवार्ड्स आपको आने चाहिए कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। नेशनल तो भूलना ही नहीं, बट इंटरनेशनल को भी ध्यान रखिएगा। और जो पर्सन इन न्यूज है, जो बहुत न्यूज के अंदर रहे थे, उसको भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो देखो करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि ये इसका कोई सिलेबस है ही नहीं, बट कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जिनको ध्यान में रख के हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो आपके 120 दिन है, इनमें करना क्या है। देखिए शुरुआत के 30 दिनों के अंदर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, उसके आगे हम बात करने वाले। सबसे पहले PYQ को एनालाइज करो, और दूसरी बात सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करो। कई बच्चे ऐसे जिनको सिलेबस पता ही नहीं है, डायरेक्टली तैयारी के अंदर कूद गए। नहीं, ये मत करिएगा। क्या होता है कि जब भी आप किसी पानी में कूदना चाहते हो, उसकी गहराई के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा होना जरूरी है। सेम चीज एग्जाम के साथ भी होता है। जिस एग्जाम को देने जा रहे हो वो एग्जाम का लेवल क्या है, कैसे पता लगेगा? PYQ से पता लगता है। सिलेबस को एनालिसिस करो, ये सब चीजें करनी। दूसरी बात, इन 30 दिनों के अंदर ये पॉइंट याद रखना है कि स्टार्ट करना है इजी टॉपिक के साथ। कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि मैं बहुत डिफिकल्ट टॉपिक ले लेता हूँ। DAT के अंदर भी उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। समझो, देखो शुरुआत में इंटरेस्ट बनाना जरूरी होता है। आप जाओगे फौज के अंदर जाओगे तो पहले वेपन है क्या,
वेपन हैंडलिंग सिखाई जाएगी, फायर तो बाद में करवाया जाएगा, पहले उस वेपन से तुमको प्यार करना सिखाया जाता है कि दिस इज योर वेपन, क्या खूबसूरत वेपन है ना, उसको उस तरीके से आपको जो सब्जेक्ट शुरुआत में अच्छा लगता है उससे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और उस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करो, सब्जेक्ट के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करो, ये चीज है। अब देखिए शुरुआत के 30 दिन हमें करना क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए शुरुआत का जो 30 दिन है, पहले दिन से लेकर 30 दिन तक, इसमें हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या होने वाला है, मेजर ऑब्जेक्टिव आपका होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। 30 दिनों के अंदर आपको केवल अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट कौन से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हर सब्जेक्ट के, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको बिल्ड करना है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल की बात करें, अब इंग्लिश से हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के 30 दिनों में याद रखिएगा इंग्लिश कम से कम 1 घंटे आपको रीडिंग करनी है, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। 30 वर्ड्स डेली आपको लर्न करने ही है इंग्लिश के, कुछ भी हो जाए 30 वर्ड्स आपको डेली करने ही है। इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रामर के, लाइक इसमें आप शुरुआत में उठाइएगा टेंसेस को, टेंस को उठाना शुरुआत में, टेंस के बाद उठाना आप नाउन को और प्रोनाउन को, ये बेसिक चीजें, बेसिक से आप स्टार्ट कीजिएगा कि टेंस नाउन प्रोनाउन के जो ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट कीजिएगा, और कम से कम 20 से 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस ये आपको करना है। ये मैथमेटिक्स का नहीं बता रहा हूं, ये इंग्लिश का है, इंग्लिश के अंदर इतना आपको करना है। अब आते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथ्स को कम से कम 2 से 3 घंटे देने ही पड़ेंगे आपको। जी हाँ, आपका मैथ्स अच्छा है तो भी दो, अच्छा नहीं है तो भी दो, अब तो और ज्यादा देना चाहिए, बट कम से कम इतना समय आपको देना है। 2 से 3 घंटे मैथमेटिक्स को आपको देने ही पड़ेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन 30 दिनों के अंदर उन कॉमन टॉपिक्स को करने की कोशिश करो जो कि आपके 11th और 12th के अंदर है। याद रखिएगा जो कॉमन टॉपिक्स है उससे स्टार्ट करना। अब कॉमन टॉपिक्स में भी सेग्रीगेट करना है क्या, कि जो कॉमन टॉपिक्स है उसमें सबसे सिंपल टॉपिक कौन सा है, सिंपल के साथ साथ किसका वेटेज ज्यादा आ रहा है एग्जाम में, सबसे पहले इन 30 दिनों के अंदर वो करो। वही चीज है ना कि कॉन्फिडेंस अपने को बिल्डअप करना है। इसके साथ सिंपल कैलकुलेशंस इन 30 दिनों के अंदर ही आपको अपने मजबूत करने, स्क्वायर किसका क्या होता है, क्यूब्स किसके क्या होते हैं, 30 दिनों के अंदर अपने इन कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने की कोशिश करो। अब आते हैं जीएटी के अंदर। देखो जीएटी के अंदर आपको छूट है, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं जीएटी के अंदर। चाहे तो हिस्ट्री से कर लो, चाहे पॉलिटी से कर लो, चाहे ज्योग्राफी से कर लो, चाहे इकोनॉमिक्स से कर लो। आपका इंटरेस्ट जिसमें है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उससे आप शुरुआत करो 30 दिनों के अंदर। बट कम से कम 2 सब्जेक्ट को एक साथ उठाना, इतने सब्जेक्ट्स को, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स को आपको एक साथ उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। करंट अफेयर्स करिएगा, बट करंट अफेयर्स के नोट्स जरूर बनाना। नोट्स किसे बनाने, देखो अपॉइंटमेंट्स के नोट्स अलग से बनाना, ठीक है, डिफेंस न्यूज के नोट्स अलग से होने चाहिए, इंटरनेशनल न्यूज के नोट्स अलग से होने चाहिए, और नेशनल के नोट्स अलग से होने चाहिए। वाई, इनको सेग्रीगेट करके बनाना, लास्ट में रिवीजन के अंदर आसानी होगी आपको। इन्हीं 30 दिनों के अंदर जो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स के ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट होते हैं, केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसके अलावा हम बात करें बायोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, टिश्यू के, सेल के, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सवाल आते हैं, तो शुरुआत के 30 दिनों के अंदर आपको अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आने वाले जो 31वें दिन से 60 दिनों तक का समय है, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, याद रखिएगा, वो आपके 11th 12th के अंदर हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको इन 30 दिनों के अंदर उनको कवर करना ही है। एनी हाउ, अब इसमें आपके इंग्लिश का क्या टास्क रहने वाला है, इन 30 दिनों के अंदर वो रीडिंग तो आपकी चलेगी, साथ ही साथ 2 से 3 पैसेजेस डेली कीजिएगा। पैसेज करना जरूरी है, रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए 2 से 3 पैसेजेस को डेली कीजिएगा। अब अलावा स्पॉटिंग एरर्स करना ही है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा इसी समय से, बिकॉज क्या है कि इस टाइम तक आप अपने बेसिक दूसरे ग्रामर्स के रूल्स के ऊपर भी आ जाएंगे। यहां पर आपको प्रोनाउंस के बारे में भी बात करनी होगी, कंजंक्शन के रूल्स को भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज लगाइए ऑन द डेली बेसिस। अगले इन 60 दिनों के अंदर ही, अगले इन 30 दिनों के अंदर ही आपका पीवाईक्यू एमसीक्यू की शुरुआत हो जानी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही हैं, याद रखिएगा। शुरुआत के 1 महीना नहीं लगा रहे हो, दैट्स फाइन, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड आपको करना है, बट उसके बाद पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाना ही है। मैथ्स की बात की जाए, आपको वही चीज है कि इजी टॉपिक लगाना है। अब इजी टॉपिक्स के साथ क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना है उसके। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया, अब प्रोबेबिलिटी के 10 साल में जितने सवाल है उसको लगाने की कोशिश कीजिए, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। दूसरा, फॉर्मुलाज और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दो। यहां पर मैं बात कर रहा हूं ट्रिग्नो और ज्योमेट्री की, शुरू कर ही दीजिएगा। ट्रिग्नो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है उनको लगाना शुरू करना है। साथ ही साथ अगर समय और मिल रहा है तो पीवाईक्यू एमसीक्यू के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वाले जो दिन है 30, ये आपके
इस पूरी जर्नी का सबसे क्रूशियल टाइम होता है। अब देखो जनरली मैं इस टाइम पर ये बच्चे को कहता हूं कि अपने एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है आपको, बिकॉज ये जो समय है आने वाले जो 61 दिन से लेकर 90 दिन वाला जो 30 दिन है, ये समय आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है, स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के अंदर। क्योंकि इससे पहले तक आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आपने लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, आपने इसी टॉपिक्स की शुरुआत करी थी, आपने लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। ये जो 30 दिन है इसमें अगर मैं थ्योरी की बात करूं, आपको उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे मैथमेटिक्स के हो चाहे जीएटी को, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा पूरा फोकस होगा मैथमेटिक्स की स्पीड बढ़ाने पे। अब स्पीड बढ़ाने पे पूरा फोकस होगा। सबसे पहले इन पूरे 30 दिनों के अंदर मैथ्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। मैथ्स के जितने क्वेश्चन है सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अभी हम क्या कर रहे थे, टॉपिक वाइज लगा रहे थे। अब मिक्स्ड पीवाईक्यू करने की कोशिश करो, आपके माइंड को सेट करो कि अगर सवाल इस कॉन्सेप्ट का भी आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट का भी आ रहा है, तो मुझे सॉल्व कैसे करना है। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है इस समय पर। आगे आपको क्या करना है, कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट मैथ्स का, एक फुल मॉक इंग्लिश का, एक जीए का फुल मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक सारे सब्जेक्ट का नहीं बता रहा हूं, एक जीएटी का लगा लिया, एक जीएटी का लगा लिया आपने, और एक मैथमेटिक्स का लगा लिया। फुल मॉक कम से कम एक एक लगाइए, ये बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा कि जो भी आपके वीक एरियाज है, अब यहां पर हमको काम करना है। जो भी वीक एरियाज है, जैसे हमने देखा कि सब प्रोबेबिलिटी के सवाल मेरे गलत बन रहे हैं, उसको रिवाइज करो। आपको पता लगा कि सर मौर्यन एम्पायर के सवाल मेरे गलत बन रहे हैं, उसको रिवाइज करो। आपको पता लगा कि नहीं थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं कि सब ग्रेविटी के सवाल मेरे, या ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट मेरा कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, उसको वापस से रिवाइज कर लो। ये पूरा खेल यहां पर ये होगा कि मैं अपने आप को इस पूरे समय में एनालाइज करूंगा कि मेरी गलती कहां पर आ रही है। लास्ट के जो 30 दिन है इसको मैं रिविजन फेस कहने वाला हूं। याद रखिएगा, दिस इज दी रिविजन फेस। ट्राई कीजिएगा, कुछ नया मत पढ़ना है इसमें, ट्राई करना। लगता है कि नहीं सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा तो पढ़ लीजिएगा, बट ट्राई कीजिएगा कि कुछ नया मत पढ़ना। इसमें क्या करना है, इस रिवीजन फेज में सबसे पहले अगर जीएटी में जो चीज सबसे पहले करनी है, कम से कम 8 महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना। इस लास्ट के मंथ में करंट अफेयर्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज क्या होगा ना, लास्ट मंथ में तुम्हारे पास बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जीएटी के सब्जेक्ट्स भी कवर करने, मैथमेटिक्स भी करना है, इंग्लिश भी करना है। इंग्लिश हालांकि जीएटी के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहता है बच्चे को कि करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, बिकॉज जल्दी वो हो जाता है, उसमें टाइम टेकिंग नहीं है। उसके बाद आपके दूसरे टॉपिक्स को उठाइएगा। इसके अलावा इसमें इस पूरे समय में आपका जो अप्रोच है, दैट शुड बी ओनली एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच। इन 30 दिनों में जितने हो सके एमसीक्यूज करिएगा। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, मान लो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी को आप सॉल्व करना चाहते हो, अब पॉलिटी की थ्योरी मत पढ़ो, अब पॉलिटी के एमसीक्यूज लगाओ। कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो। अब आप ज्योग्राफी सॉल्व करना चाहते हो, ज्योग्राफी की थ्योरी मत पढ़ो, उसके एमसीक्यूज लगाओ। अब एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच अपने को रखना पड़ेगा। एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एमसीक्यू अगर कोई आपका गलत भी हो रहा है ना, कि ये एमसीक्यू मेरा गलत लग रहा है मुझे, उस एमसीक्यू को प्रॉपरली कॉन्सेप्ट के साथ वापस से पढ़ो कि हाँ, इस एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शंस थे, इस ऑप्शन का मतलब ये था, मैंने गलत क्यों किया। अपना एनालिसिस आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो सके, वैसे सबके लिए नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश जरूर करिएगा। फुल मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, कम से कम एक, 2 तो लगाना ही है हालांकि, बट कम से कम 1 लगाने की तो कोशिश करना। 2 तो करना ही है, मैं तो ये कहता हूं कि 2 ही करिएगा, बट कम से कम 1 तो लगा ही लेना। कम से कम 1 के बिना काम नहीं चलेगा। इसके अलावा रिविजन करना है कैसा, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहां पर हमारा जो पूरा अप्रोच है, दैट शुड बी एमसीक्यू बेस्ड ओनली। और इस अप्रोच में उन सवालों को सबसे पहले करना जो तुम्हारी वीकनेस है, उन सब्जेक्ट को सबसे पहले करना जो आपकी वीकनेस है। एग्जाम्पल की बात करें कि आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, अब आप इस टाइम पर हिस्ट्री को बहुत समय मत देना। एग्जाम्पल की बात करें कि आपका इंग्लिश के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो बहुत अच्छा हो चुका है, तो उसको बहुत टाइम अप मत देना, वो बहुत अच्छा हो चुका है आपका, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना। अभी यहां पर वो टॉपिक्स को अच्छे से करना जिसमें तुमको समस्या आ रही है, जिसमें आप अटक रहे हो, जिसमें लग रहा है कि यहां पर मैं प्रॉब्लम के अंदर हूं, उसको पहले करोगे, उसको निभाओगे, तब जाके चीजें अच्छी हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 120 डेज स्ट्रेटेजी। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। देखिए, मॉक टेस्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मॉक टेस्ट के बिना किसी भी एग्जाम को क्रैक करना लगभग नामुमकिन है। बट मॉक टेस्ट को लगाने का एक तरीका होता है। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने केवल सवाल को लगा लिया, नहीं, ये मॉक टेस्ट नहीं होता। मॉक टेस्ट को लगाने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि मॉक टेस्ट को लगाने के लिए आपको डिसिप्लिन वे के अंदर अपने आप को रखना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन वे के अंदर मॉक टेस्ट लगाइए। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 3 चीजों का ध्यान रखिएगा एनालिसिस करते टाइम। पहली चीज, आपने कौन से क्वेश्चंस थे जिनको करेक्टली अटेम्प्ट कर लिया। अब आपने देखा कि साहब मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बहुत करेक्टली अटेम्प्ट किया, अब प्रोबेबिलिटी पे बहुत ध्यान मत दो, अब मत दो,
करो थोड़े बहुत क्वेश्चन, अब बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। तो पहली चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हो रहे हैं जिस टॉपिक के, जिस सब्जेक्ट के, अब मुझे उस पर बहुत ध्यान नहीं देना। जिसके नहीं हो रहे, जिसके गलत कर रहा हूं, उस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दो। उसके बाद जो रॉन्गली अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, देखो कि रॉन्ग अटेम्प्ट मैंने क्यों किए, मेरी गलती की वजह से किए, जल्दबाजी में, कंफ्यूजन की वजह से किए, या फिर मुझे लग रहा था कि मेरा कॉन्सेप्ट ये सही है बट कॉन्सेप्ट वो सही निकल गया। ये चीज देखो, और जो भी इसका कंक्लूजन निकलता है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, द क्वेश्चंस यू कुड नॉट अटेम्प्ट, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि मैं कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाया। कॉन्सेप्ट नहीं पता था इसलिए नहीं कर पाया, समय नहीं बचा था इसलिए नहीं कर पाया, या मैं ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं कर पाया। इस तरीके से जब आप एनालिसिस करते हो मॉक टेस्ट का, तब जाके उसका फायदा मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आपको अपने मॉक टेस्ट का बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली एनालिसिस करना है। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ गया? मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं होता कि केवल मॉक टेस्ट लगा ले, नहीं, उसके एनालिसिस के अंदर टाइम लगाना, जो वीक एरियाज हैं उन पे भी काम करना, और ये देखना कि मैंने जल्दबाजी में कौन सा कर लिया, और इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना कि कौन सा टॉपिक मेरा ज्यादा टाइम खाता है, कौन सा जो सब्जेक्ट है या मैथ्स का कोई टॉपिक है या मैथ्स का इस तरह का क्वेश्चन मेरा ज्यादा टाइम खा रहा है। अब बहुत टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ देना, एग्जाम में उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, और उसी माहौल के अंदर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना जैसा कि माहौल एग्जाम के अंदर होता है। और एक छोटा सा सजेशन मैं आप दूंगा, जिस टाइम तुम्हारा एग्जाम है ना, उसी टाइम घर पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, सेम एक फील मिलना शुरू हो जाता है। ओके, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे। देखो, कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है, केवल सेफ स्कोर के बारे में एम मत करना, छोटे टारगेट्स बनाना है आपको, पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट का एनालाइज करना है खुद को ही, और अपने आप को समय देना, डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। अब बेसिक कुछ चीजें हैं मैं बता देता हूं। पॉसिबल हो तो नोट्स को माइंड मैप के फॉर्म में बनाइएगा। माइंड मैप्स के फॉर्म में बनाने से क्या होता है, रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। आप जब नोट्स को माइंड मैप्स के फॉर्म में तैयार करने की कोशिश करते हैं, आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो याद रखिएगा, आप माइंड मैप्स के फॉर्म में अपने नोट्स को बना सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पहली बात, प्लानिंग के साथ चलिएगा, स्मॉल टारगेट्स, और याद रखना कि 100 बुक्स 1 टाइम और 1 बुक 100 टाइम, इसमें 1 बुक 100 टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हर जगह से, हर रिसोर्स से पढ़ाई मत करना, जिस रिसोर्स पे तुम हो, जो नोट्स तुम्हारे हैं उसी पे स्टिक रहना। ये नहीं कि ये किताब ही पढ़ ली वो किताब ही पढ़ ली, नहीं, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो मेजर रिसोर्सेस हैं, जो बेसिक बुक जिससे तुम तैयार कर रहे हो या अपनी तैयारी कर रहे हो, उसी तैयारी को आपको आगे बढ़ाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। तो आई होप चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, है ना। और इसी टाइम पर याद रखना, अच्छे से खाना पीना, प्रॉपर स्लीप लेना, और थोड़ी बहुत आउटडोर एक्टिविटी कर लेना, खेल कूद लेना। बिकॉज अगर आपकी बॉडी अच्छी है, दैट मीन्स हेल्थ अच्छी है, तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, इट वॉज ऑल अबाउट योर 4 मंथ स्ट्रैटेजी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं आपसे। चलिए, मैं आपसे किसी और दिन किसी ऐसी सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपने ध्यान रखिएगा और अपने ऊपर भरोसा रखिए, ये केवल एक एग्जामिनेशन है, और अपने दृढ़ निश्चय और विश्वास के द्वारा आप इस एग्जाम को पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।